बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कहाँ से आया ये कचरा, किसने फैलाया ये कचरा? क्या ये आमाल की गंदगी से निकला है कचरा, और क्या ये सब ने मिल के फैलाया है कचरा? ये कचरा जो है ये आपको सिर्फ पाकिस्तान के कुछ बड़े शहरों के गली कूचों में नज़र नहीं आता, बल्कि ये कचरा कुछ जहनों में भी है और कुछ लोगों के दिलो दिमाग में भी आपको कचरा नज़र आता है। तो ये जो हमारी गलियों और कूचों में कचरा फैलाया जाता है, इसको कोई चीन की कंपनी आके साफ़ कर रही है, कोई तुर्की की कंपनी आके साफ़ कर रही है, लेकिन ये जो जहनों में कचरा भरा हुआ है, इस कचरे को कोई कैसे साफ़ करेगा? तो मौजू तो ये बहुत बड़ा है। कचरा सिर्फ गली कूचों में नहीं, कुछ जहनों में भी है, और ये कचरा कैसे साफ़ होगा? लेकिन इस पर हम कुछ मुख्तसर से वक्त में बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर बराए दफ़ाई पैदावार, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा; शाजिया मरी साहबा, पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली; जनाब असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। और क्योंकि कचरे का मामला है, तो आजकल कचरे के मामले पे पीपल्स पार्टी और मुतहद्दा कौमी मूवमेंट में भी काफ़ी बहस चल रही है। तो फैसल सब्ज़वारी साहब जो हैं वो हमारे साथ कराची में मौजूद हैं, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हीं से बात शुरू कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल सब्ज़वारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम हामिद। फैसल भाई, ज़रा ये बताइए कि ये जो कचरा है ये साफ़ करना, ख़त्म करना, इसको ये तो सबकी ज़िम्मेदारी है बतौर पाकिस्तान के शहरी, लेकिन ये कचरा ख़त्म करने के मसले पे पीपल्स पार्टी और मुतहद्दा कौमी मूवमेंट के दरमियान जो टेंशन है, इसकी समझ नहीं आती। क्या ये अच्छा ना हो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हैं कराची शहर के, सब मिलके इस कचरे को साफ़ करें, ना कि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो फिर आके कहे कि अच्छा हम साफ़ करेंगे? हामिद भाई, मुझे शुरू का आपके सवाल नहीं समझ में आया, ओवरलैप हो रही थी आवाज़, लेकिन बहरहाल जो मैं आखिर तक समझ पाया हूँ। देखिए जी, कचरा उठाना यकीनन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और कचरा वक्त के ऊपर उठाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जब 6-8 बरस हुकूमत, जो कि बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं करवाए, और अपने मनपसंद लोगों को यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लगाए, और उन एडमिनिस्ट्रेटर में से हर दूसरे की नैब में फ़ाइलें जमा हों, और बहुत सारे प्ली बारगेन करके आएँ, और वो फिर वापस यहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात किए जाएँ, और उस सारे एक्यूमुलेटेड कचरे को अगर ये सोचा जाए कि जो बल्दियाती हुकूमत आई है, जिससे कचरा उठाने का ही जिम्मेदारी ले ली है सिंध हुकूमत ने, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना के, उसके बावजूद कोशिश करें ज़िलों के चेयरमैन और शहर के मेयर और उनकी टीम कि वो एक कचरा उठाने का सिलसिला मुंतखब यूसीज़ में शुरू करेंगे, कुछ सिस्टम मैनेजमेंट करेंगे, न सिर्फ कचरे की बैकलॉग साफ़ करेंगे, जो कि गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन हैं, उनसे कई कई लाख कचरा साफ़ करेंगे, जो कि चंद रोज़ का नहीं है, 100 रोज़ का नहीं है। अब तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन उसमें अप्रोच हुकूमत की अपोजिशन वाली नहीं हो सकती। बदकिस्मती के साथ हमारे जो सिंध हुकूमत के दोस्त हैं, वो ये हुकूमत को भी इस तरह समझ रहे हैं कि कोई टॉक शो है या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मुकाबला है, कि हमने नुक्ता चीनी की और उन्होंने आके एक और जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। नहीं जनाब, आप अमल से हमें गलत अच्छा ये साबित बताएं कीजिए। फैसल साहब, आप मुझे पता है आपका जवाब मैं पहले भी सुन चुका हूँ। मैंने जो आपको बात समझ नहीं आई वो मैंने ये बात की थी कि एक तो गली कूचों का कचरा है ना, एक जहनों में कचरा है। तो ये जो एक जहनी कचरा फैलाया जा रहा है एक ऐसे शख्स की तरफ से जिसका आपके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है, मुसलसल फैलाया जा रहा है वो कचरा, उसके जहन से कचरा निकलता ही जा रहा है, उस कचरे के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ में तो बहुत ही कोई अफसोस की बात है। 22 अगस्त को भी यही हुआ कि बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए और तशद्दुद की तरगीब दी गई। उसके बाद ही डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और उनके रफ़क़ा ने, हम तमाम साथियों ने ये फ़ैसला किया 23 अगस्त को कि हम इस तर्ज़ सियासत को मुस्तरद करते हैं। हमारे बाद नादान दोस्त ऐसे थे कि जो महीने 1.5 महीने के बाद हमसे ये कहने लगे कि चलिए जनाब, अब तो वो 22 और 23 अगस्त का दबाव निकल गया, आप वापस अपना सियासी क़िबला लंदन की जानिब कर लीजिए। तो जब उनको ये बताया गया कि देखो भाई, 22 अगस्त बार बार हो सकती है, खाकम बदहन पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू और तशद्दुद के ऊपर उकसाने वाली, लेकिन 23 अगस्त एक ही बार होनी थी और एक ही बार है, और हम इस पर कायल हैं। अब से चंद रोज़ कबल भी अमरीका और कनाडा में बात करते हुए जो अफसोसनाक गुफ्तगू की गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, वो उस पर हमारे सर भी शर्म से झुके, और हमारी कोशिश ये है
कि हम MQM पाकिस्तान की मज़बूत सियासत से इस रियासत और इस मुल्क के कवानीन और आइन को मानते हुए जो हमारे मसाइल हैं, सिंध के शहरी इलाकों के उर्दू बोलने वालों के, मुहाजिरों, उनको उठाएंगे। यहाँ का जोग्राफिया हमारे बड़ों ने उसको तख्लीक करने में अपना खून पसीना दिया है। हम उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर सियासत करेंगे। हर फर्द के पाकिस्तान मुखालिफ नारे की न सिर्फ मजम्मत करेंगे बल्कि उसको मुस्तरद करेंगे। चलें, आप शाजिया मरी साहबा, जो अगर आप इजाज़त मैं इनसे बात कर लूँ, ये जो गली कूचों का कचरा है इस पर तो आपकी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन ये जो जहनी कचरे के खिलाफ बात की है फैसल सब्जवारी ने, उससे तो आप इत्तेफाक करती हैं। बिल्कुल मीर साहब, गली कूचे का कचरा भी यकीनी तौर पर कराची के जहां दीगर मामलात हैं वहां पर ये भी एक इशू है जो ज़्यादा उभर कर आ रहा है, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। आपको पता है कि मुस्तकिल एक तारीख जुड़ी हुई है। और मैं फैसल सब्जवारी साहब की बात सुन रही थी, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगी, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों भी सिंध हुकूमत की जानिब से ये बयान आया है सामने कि बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोग भर्ती किए गए, बहुत सारे लोग जो भर्ती किए गए वो खुसूसी उन पर जो था वो नवाजिश थी, लेकिन काम की जानिब कोई रुझान नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह आपने कहा ना कि बहुत सारा कचरा साफ करना है, जो आंखों को दिख रहा है वो भी करना है, और जो वैसे कचरा जमा हो गया है बतदरीज इन बरसों में, जो लोग हुकूमतों में रहने के शौकीन रहे लेकिन जिम्मेदारी से बरी रहे, उनके कचरे को भी ठीक करना है। दूसरे जो आपने बात की है बहुत ज़रूरी है, और मैं आज खुशी भी महसूस कर रही हूँ कि फैसल साहब मेरे कॉलीग भी रहे, उनकी जानिब से इस तरह का बयान आना है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो बातें इनकी लीडरशिप की जानिब से एक अरसे दराज से होती रही हैं, लेकिन आज अगर इनमें से वो लोग सामने आए हैं जो इसे खुद कंडेम करते हैं और पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं, तो ये तो खुशी की बात है, अच्छी बात है। आप अप्रिशिएट करती हैं फैसल? मैं तो कहती हूँ कि जो पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान की सालमियत के सच्चा नारा लगाता है उसको अप्रिशिएट कर। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी साहब। अब मैं उधर ही, असद उमर साहब, ज़हनी कचरा, गंदगी है कुछ लोगों के जहनों में, मुख्तलिफ तरीक़ों से बाहर आती है। ये गंदगी जो है ये सियासत में भी फैली हुई है, सहाफ़त में भी फैली हुई है, हर जगह पे फैली हुई है। अब इसको साफ़ करना तो बहुत से लोगों का काम है, और इसी जहनी गंदगी और जहनी गलाजत के नतीजे में ये पाकिस्तान में दहशत गर्दी का भी मसला है, क्योंकि वो भी डिस्टॉर्टेड गंदगी जो है वो जहन में भर दी जाती है। लेकिन ये जो दो अरकान कौमी असम्बली में झगड़ा हुआ, अब ख़बरें ये हैं कि ये रिकमेंड किया गया है कि मुराद सईद साहब को 2 दिन के लिए और जावेद लतीफ़ को 8 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। क्या ये काफ़ी है? इससे गंदगी ख़त्म हो जाएगी? देखें जी, मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ इसके ऊपर कमेंट करते हुए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई फॉर्मल कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं आई हैं। लेकिन जहाँ तक जो फैसले की अगर आप बात करें, 2 मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें उसमें, 2 मुख्तलिफ नौइयत के वहाँ पे काम हुए जो नापसंदीदा हैं, जो नहीं होने चाहिए थे। एक कुछ ज़ुबान से इस्तेमाल की गई, एक फिज़िकल एक दूसरे मेंबर को हिट किया गया, तकारीर में ऐसी बातें की गई, तकारीर नहीं बल्कि तकरीर में एक ऐसी बात की गई जो नहीं करनी चाहिए थी, जो गैर पार्लिमानी थी, जो स्पीकर को एक्सपंज करनी चाहिए थी, वो नहीं की स्पीकर साहब ने। उसके बाद जिस वक्त वो ख़त्म हुआ, पहले उन्होंने कहा कि हम आपको जवाब का मौका देंगे और फिर प्रोरोक कर दिया। उसकी वजह से हालात ज़्यादा ख़राब हुए मेरे ख्याल में। स्पीकर साहब ने उस दिन जो फैसला किया, डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा अब्बासी साहब ने, ज़ाहिर जानबूझ के तो नहीं कर रहे होंगे कि हालात ख़राब हों, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया उससे मामला ज़्यादा ख़राब हुए। लेकिन एक बात उस दिन ऐसी, और ये जो काम हुए ये भी गलत हुए, 2 टोक गलत हुए। मुराद सईद को नहीं हिट करना चाहिए था, उनको गालियां नहीं निकालनी चाहिए थी। उनके पास कोई ना अखलाकी जवाज़ है ना कानूनी जवाज़ है। वो कौन होते हैं किसी को गद्दार बोलने वाले, नहीं बोलने वाले। और ये मुझे सबसे ज़्यादा देख के मुझे हंसी आ रही थी। मुझे अभी तक तकरीर याद है, एक नवाज शरीफ ने तकरीर की थी जो मुझे बड़ी पसंद आई थी, जिसमें उसने, आज से बहुत साल पहले की बात है, उन्होंने कहा हमने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने बंद कर दिए, जो बहुत अच्छी बात थी। खासतौर पर पंजाबी लीडर कह रहा था, तो बहुत अच्छी बात थी। तो वो सब, लेकिन वो गलती है। एक आखिर में जो फेल हुआ है ना, वो गलती नहीं है। और उसको और बाकी चीजों को साथ मिलाकर देखना जो है, वो हमारी रिवायात, हमारी शरा, हमारी तहजीब, सबकी तौहीन है अगर हम सबको एक साथ मिला लें।
जो सोचे समझे आखिर में बात की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं दोहराना नहीं चाहता, वो आपको पता है क्या बात की गई है, उसके लिए तो सस्पेंशन जो है वो कोई सजा ही नहीं। मुझे ये ज्यादा उम्मीद थी, चलें कह देता हूं अभी भी शायद है खत्म होने वाली है उम्मीद, कि ये एक्शन जो है वो पीएमएलएन की लीडरशिप से आएगा। मैं जैसे कह रहा हूं कि बाकी काम भी गलत हुए, ठीक है, गर्मी में हो गया, तकरीर में बोल दिया, आपने कह दिया कि जी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना, वो जो आखिरी काम जो प्रेस ब्रीफिंग के अंदर किया गया है और उसके बाद जिस तरीके से उसकी वजाहत की गई है टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर, यानी मुझे कहना नहीं चाहिए था, मैं ये नहीं कहूंगा कि सच है कि झूठ है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आज मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूं, मैं को बहुत ज्यादा ड्रामाई बातें नहीं करता, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं चढ़ता, कभी कभी आ भी जाता है। आज मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी असेंबली में बैठना, कि मैं अगर ये भी एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर हम पता नहीं लकीर किधर खींच जाएगी। अच्छा राना तनवीर साहब, ये बहुत मीर साहब थोड़ा सा मुझे एक लाइन दे मैं दीजिएगा आपके कि पास- नहीं, मर्दों की लड़ाइयों के अंदर जो एक बहुत अलमिया है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दो मर्द लड़े हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं या जो भी कर, लेकिन जब औरतों को घसीटा जाता है किसी भी जानिब से, अगर वो पीटीआई के रुकन ने किया होता या पीएमएल के रुकन ने किया, मसला ये है कि भाई आप मर्द है ना, आप काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए, आपको किसी भी औरत को अपने झगड़े में घसीटने की क्या जरूरत है? ये आपका हथियार क्यों है और कब तक ये हथियार चलें। रहेगा आपका? राना तनवीर साहब, दो मुश्किलात हैं हमारी। पहली मुश्किल तो ये है कि हम मुराद सईद का मुक्का दिखा सकते हैं, लेकिन जो जावेद लतीफ़ ने बात किया वो हम नहीं दिखा सकते, ना ही वो चला सकते हैं और ना ही मैं रिपीट कर सकता हूँ आपके सामने। और दूसरा मसला ये है कि पूछना मुझे आपसे ये है कि मुस्लिम लीग नून तो शराफत की लंबरदार है, तहरीक इंसाफ तो नहीं कहती हम शराफत के लंबरदार हैं, वो तो इंसाफ की बात करते हैं, आप शराफत के लंबरदार हैं। शराफत की लंबरदार जमात का एमएनए जो है वो उसने जो बात की है, तो उस बात को डिफेंड आपके साथी वुज़रा भी कर रहे हैं और आपकी पार्टी की जो ख़वातीन रहनुमा हैं वो भी उसको डिफेंड कर रही हैं। आपको कैसे लगता है? देखिए मीर साहब, असद साहब ने बात की, असल में इसका जो जवाब है वो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं मुझसे आपसे बात करूंगा कि जो आपने ज़हनी कचरे की बात की है, हमने काफ़ी अरसे से इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आप पीछे चले जाएं तो, क्योंकि मैंने तो 85 से देखा है, बहुत सारी असम्बलियाँ देखी हैं और मैंने वैल्यूज़ भी देखी हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स भी देखे हैं, और जिस तरह चलता रहा आप हमारे साथ ही बड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो पिछले 2008 से मैंने देखा है सिलसिला चलते हुए, वो कोई इतना काबिल तहसीन नहीं है। अगर आपको याद हो मुख्तलिफ़ किस्म की, जब MKM के वसीम साहब ने हमारी लीडरशिप के मतलब बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर याद हो, जिसका चौधरी निसार साहब ने भी जवाब दिया, कुछ जवाब दिया, तो ये जो अभी 2013 के बाद एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें ज़्यादा शिद्दत आई है उस ज़बान में जो उस वक्त MKM वालों ने इस्तेमाल बात की। जिस तरह के लफ्ज़ जलसों में, जिस तरह के लफ्ज़ धरनों में, जिस तरह के असम्बली की तकरीरों में बात होती है, या TV टॉक्स जो लीडरशिप के मतलब या वज़ीर-ए-आज़म के मतलब या इस किस्म की बात, वो बात बढ़ते बढ़ते ये कल्चर जो है असम्बली में तकरीरों में वो आया जहाँ की लिमिट क्रॉस कर गया, जिसकी बात कर रहे हैं किरदार वाली या कोई सारी चीज़। तो अभी उसका जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको कोई भी अप्रूव नहीं कर रहा। मौके की बात हो या तकरीर की बात हो, उस हद तक तो ठीक है, एक बात हुई। जो अगली बात है, मैं समझता हूँ कि उसको हमारी पार्टी भी नहीं अप्रूव कर रही। उसके बाद उसके पे इजहार किया गया है कि इस पे शर्मिंदगी वाली बात है, और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने खुद भी उस पर माजरत किया और माफ़ी मांगी है। वो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह माजरत किया है? नहीं, पब्लिकली जो मैंने टीवी पे भी देखा है, उन्होंने कहा कि जी मैं इस बात बहस में नहीं जाता कि जो मैंने बात की है ये सही है या गलत है, लेकिन मैं इस वापस लेता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, एक सिलसिला चला, उसकी कंटिन्यूटी देखें, वो लड़े और बाहर आके एक इंसान का जो गुस्सा है, वो कहते हैं गुस्सा अकल को खा जाता है, कोई इस किस्म का एक मुहावरा है। तो मैं समझता हूँ कि बाद में एक एहसास है उतनी बात का, उस पर हम उसको नहीं अप्रूव करते। जो बाकी है पहले वाली स्टेज, वो मैं समझता हूँ मुराद सईद साहब ने ज़्यादती की है, और उस हद तक फिज़िकली ये कभी नहीं हुआ इस तरह जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पीचेस हुई हैं, एक्सपंजबी लफ्ज़ होते हैं, उस पर उसका काउंटर स्पीच भी आ जाती है, लेकिन इस तरह की बात करना और जिस उम्र में ये जोश होता है,
तो मैं समझता हूँ ना पहले वाली मुराद सईद का एक्शन ठीक है ना दूसरा वाला बात ठीक है। और जो आप कहते हैं हम सुना नहीं सकते, वो सारे ही इंक्लूडिंग मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, उस पर हमें एहसास ये है कि ये बात गलत हुई है। अब उस पर जो ये कहना कि उसका एक्सट्रीम कोई स्टेप, मैं समझता हूँ कि होगी बात उस पर माफ़ी तलाफ़ी, यही होता है कि एहसास हो जाए। एहसास है, अब इस बात को ख़त्म होना चाहिए। ये फीलिंग कैसे ख़त्म होगी ये बात? पार्लियामेंट में भी है, ये नेशनल असम्बली में फीलिंग है, ये गलत बात हुई है, ये मीडिया में भी है, ये पब्लिक में भी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये एहसास आ जाए कि ये तमाम एक्शन, ये तमाम गुफ्तगू गलत थी, तो मेरा ख्याल है काफ़ी होता है। अच्छा साहब, ख़त्म तो करना ना इस मामले को, कैसे ख़त्म करें? देखिए, उसके ऊपर कुछ कोशिश भी की जा रही है कि इसके मामले को किसी तरीके से बाइज़्ज़त तौर के ऊपर ख़त्म करवाया जा सके। लेकिन मैं इतना तक, क्योंकि अवाम को शायद बहुत सारों को पता भी ना हो हम क्या बात कर रहे हैं, तो मैं बात नहीं रिपीट करता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और अगर मैं गलत कहना हूं तो राना साहब मेरी तरदीद कर दें यहीं पे, कि जो मुराद सईद ने किया फिजिकल हुआ, तो उसके जवाब में फिजिकल अगर कोई हो जाए, कुछ 4 लोग और ज्यादा मार दें, ये तो हमारे माशरे में होता है। जो मुराद सईद के साथ किया गया ना, या उनकी जो कहा गया, उस पे होते हैं इस माशरे में कत्ल, उसमें दुश्मनियां जो हैं वो नस्लों चलती हैं, और शेखुपुरा में भी होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है ना, उन दोनों को मिलाना, मैं फिर वही कहूंगा, तो जरूर इस मामले को हल की तरफ भी ले जाना चाहिए, लेकिन ये फर्क सामने रखते हुए हल निकलेगा। अगर आप ये कहेंगे ना चलो जी कोई बात नहीं, इसने भी गलत किया है, उसने भी गलत किया, दोनों माफी मांग लो, आगे बढ़ो, ये हल नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता दूं अभी से। अच्छा, इस तरह नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ये हल। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। आप तो बड़े बैलेंस्ड आदमी हैं, मैं मतलब इसमें कोई शक नहीं। फिर बात आ जाएगी पीटीआई में, हम समझते हैं, आपकी बात सुनते भी हैं और उसमें वजन भी होता है। लेकिन मुझे ये बताएं, जब लड़ाई झगड़ा होता है, मैं आपको मेजॉरिटी जो कत्ल की केसेस हैं, मेजॉरिटी वो इस नीयत से नहीं लोग जाते कि कत्ल करना है, लेकिन नौबत कत्ल तक पहुंच जाती है। आप इसको इंडोर्स करेंगे, मेरा हमारी सोसाइटी लोग में तैश में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं, और उसका रिजल्ट एंड रिजल्ट तैश ये में क्यों आते हैं? उसकी वजूहात उसकी को खत्म वजूहात करें ना। नहीं, उसकी वजूहात यही है कि जो आप इस केस में, जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ रास्ते में जिस तरह जो मुक्के की कहते हैं, मुक्के की कोई बात ही नहीं है, या जिस तरह का मैंने वो देखा है वो कैमरे का जो इन्होंने दिखाते हैं इसका, तो मैं समझता हूँ कि उसका रिएक्शन या उसका प्रोडक्टिव जो था, उसका काउंटर प्रोडक्टिव जो वो नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये जिस अंदाज से असद साहब ने बात की है, इनसे तो मैंने आज तक इतना सख्त लफ्ज़ नहीं सुना। कत्ल हो जाते हैं या इस तरह, मैं समझता हूँ कि हो जाती हैं बातें, गाली गलोच भी हो जाती है, बहुत गंदी गंदी गालियां भी निकल आती हैं, असम्बलियों में भी निकल देखे तो मैं समझ जो एहसास हो जाए जी, क्योंकि शराफत का अलम इनके हाथ में थमाया है। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर याद दिलाऊंगी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब जिस वक्त अपनी सियासत कर रही थी, एक यंग एज में जब वो फील्ड में थी, तो उनको बहुत चैलेंजेस का सामना था, और एक सामना उनको इस किस्म की सोच का भी था। और आपको भी याद होगा कि ये बयानात जो है 2008 नहीं लेकिन 90 की सियासत की बात की इस तरह की सियासत रही है। तो अब हम बतदरीज हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था ना। मैं व्यूअर्स को बता दूं, देखें राना साहब, आपने भी हिस्ट्री की बात की है, शाजिया भी कर रही है। 1988 का इलेक्शन था, 1988 का इलेक्शन, उस इलेक्शन में एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, आप जानते हैं, वो उस वक्त आपके साथ थे। उन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की जो तस्वीर थी उस पर शक्ल उनकी लगा दी, धड़ किसी और का लगा दिया, और वो उन्होंने जहाज से फेंके थे पंफलेट, और साथ में और भी लोग थे, ठीक है। लेकिन 1999 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, तो उस वक्त फिर मीडिया में जो प्रोपेगेंडा किया गया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो भी कुछ इसी किस्म का था, और उसमें भी बहुत से लोग शामिल थे, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे, कुछ सहाफ़ी भी थे जिन्होंने खबरें लिखी थी, फ्रंट पेज पे छपी थी कि जी वज़ीर आज़म हाउस से ये चीज़ें बरामद हुई। आजकल वो काफ़ी करीब हैं नवाज शरीफ साहब के। लेकिन ये दोनों पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ यही कुछ किया, एक पार्टी ने भी किया, दूसरी ने भी किया।
पॉलिटिकल देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम चाहूंगी। देखिए, आप एक ऑपोजिशन एक दूसरे की किस तरह एक दूसरे से डील करती है, कतई नजर उसके, वो तो मैच्योरिटी यकीनन हमें उस कदर नहीं थी जो 2007 में बैठना पड़ा और हमें एक मिसाक जमहूरियत बनाना पड़ा और हमें समझना पड़ा कि ये हमारे अपने मसाइल है जिनको हल करना है। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ उन खवातीन की, जिसमें आपने बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा का जिक्र किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मैंने जिक्र किया, और बहुत खवातीन है, इस विमेन एक्शन फोरम की खवातीन को उठा। ये हैरेसमेंट जो जहनी कचरा है ना, वो मैं ये आपसे कह रही हूं कि ये 2008 की बीमारी नहीं है, पहले का। ये पुरानी बीमारी है। लेकिन इस बीमारी को अगर आप पार्लियामेंट में इसकी जड़ें देख रहे हैं तो फिर मुआशरा कैसे साफ होगा? अगर यहां से सफाया नहीं होगा तो मुआशरे में कैसे आप जाके यहां से तो करेंगे? सफाई करनी जरूरी है ना। तो यही तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये किस तरह साफ करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसके लिए जस्टिफिकेशन ना तलाश की जाए। ठीक है। आपने दुरुस्त फरमाया कि कंडमनेशन जो है वो उस लेवल पे नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। हम बड़े लोगों के ट्वीट्स देखते हैं, बड़े बड़े मैसेजेस, इस पर किसका ट्वीट आया है लीडरशिप की सफ में से, हमें यह देखना है। लेकिन हमने नवाज शरीफ साहब की जमात से कोई ऐसा खातिर खा ट्वीट भी नहीं देखा कि जो मैं आपके साथ कोट कर सकूं। राना तनवीर साहब ट्वीट तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने काफी कंडेम तो कर दिया। कंडेम तो देखिए, एक डिसेंट आदमी इस मुआशरे का हिस्सा है और वो बिल्कुल इस मुआशरे की बुराई को कंडेम करेगा, लेकिन एक जमात की हैसियत में क्या है? राना साहब बहुत बुर्दबारी रखने वाले आदमी हैं। इन्होंने फॉलो अप उसके बाद प्रोग्राम देखे नहीं है, तो मैं इनको नहीं कह रहा। अगर ये देख लेते ना, उनको पता होता कि उसके बाद भी उनका क्या ओपिनियन रहा है जावेद लतीफ का, तो ये मैं साहब भी नहीं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा माजरत के साथ, मैं साहब भी नहीं उनको बोलने वाला। मैं बता रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही थी कि मैं उसी हॉल में बैठा हूँ जिसमें जावेद लतीफ बैठा था। ये थी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, वी लव जावेद लतीफ। मैं अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हामिद मीर साहब आपको कि हम हल निकालने की आज भी हम कोशिश करते रहे, वो हम कोशिश करते रहेंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा था जिधर, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं एक उमूमी तौर पे एक मंतकी इंसान हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मंतकी होने में और बेगैरत होने में भी फर्क होता है। आखिरी चीज मैं सिर्फ आपको ये बोल दूं कि एक चीज और जिसकी तरफ इस इशू की वजह से दोबारा हाईलाइट होता है, देखिए जिस तरीके से स्पीकर साहब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मसाइल जो बढ़ते जा रहे हैं उसमें से एक वजह ये है, आपके एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को फ्लोर पे खड़ा होके एक आदमी गद्दार कह रहा है, मैं खड़ा होके किसी एमएनए को गद्दार कह रहा हूं, स्पीकर को ये एक्सपंज करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए। गुस्सा उधर ही रुक जाता अगर उस वक्त स्पीकर सही एक्शन ले लेते। उसके बाद जब दूसरी साइड अपना राइट ऑफ रिप्लाई मांग रही, आसमान पे आपने टेम्पर चढ़ा दिए, एक्सपंज आपने किया नहीं, उनको बोल दिया कि तुम बैठे रहो, भी मैं तुम्हें बारी देता हूं, और जैसी तकरीर खत्म हुई आप तो झगड़ा कराने वाली बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन असद साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपकी तरफ से भी माजी में कई दफा इनकी पार्टी पे गद्दारी के इल्जाम लगाए सर, अगर मैं वही तो बोल रहा हूं ना, अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे लग रहा है तो स्पीकर को मैं तो अपनी मिसाल दे रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो एक्सपंज होना चाहिए ना। ठीक है, देखिए कवायद होते हैं, रूल्स इसीलिए होते हैं और ट्रेडिशंस इसलिए होते हैं। मीर साहब आपने तो बहुत कवर किया असेंबली को, ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि स्पीकर जो एक जज की हैसियत में है, उसे जो नजर आ रहा है रूल्स के हिसाब से, जब असेंबली रूल्स पे चलेगी असेंबली में डेकोरम होगा, जब असेंबली रूल्स पे चलेगी असेंबली में डिसिप्लिन होगा। जिस दिन चेयर ने ये चीजें छोड़ दी, उस दिन यही इंतशार और यही बेचैनी जो अब नजर आई हमें वो फुटेजेस में, वो हमें नजर आई। मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुश आमदेद। राना साहब, आज लाहौर में एक पीपल्स पार्टी का रहनुमा सुहेल भट्ट कत्ल हो गया। बाबर भट्ट, सुहेल बाबर भट्ट, बाबर सुहेल भट्ट, 12 गोलियां उनको मारी गई। इससे पहले भी एक पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा उन पर जनूबी पंजाब में भी हमला हुआ और फिर ये भी एक वाकया हो गया। तो ये टेंशन जो है ये बढ़ रही है हमारी सियासत में। देखें मीर साहब, बाबर सुहेल भट्ट को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। अच्छा। मेरे साथ मिलता भी रहता था, आजकल भी मिलता था। तो मैं आपको उसकी हिस्ट्री जो है ना वो बताता हूँ कि उसकी कोई इस किस्म की लड़ाई झगड़े, कत्ल व गारत के केसेस, काफ़ी देर वो जेल में थे, जहाँ मैं कभी कभी उसके लिए जेल में कहता भी था कि यार थोड़े साफ जिस तरह होता है कि इसके थोड़ा लुक आफ्टर खाना शाना।
ज़ाती मतलब मेरे साथ उसका मिलेगा, लेकिन उसके साथ काफ़ी मामला थे। इस जिस तरह ये एरिया है, एक हिस्ट्री चल रही थी कत्ल गारत की, उसकी दुश्मनी की, उसको आप इस तरफ ना लेके जाएं पीपल्स पार्टी का खुदा न खास्ता किसी ने किया है। ये मैं आपको 100% कह रहा हूँ, ये लोकल उसकी एनिमिटी है, दुश्मनी है। लेकिन उनका एक, आपको पता है, एक भाई जो है वो वाहिद यूनियन काउंसिल का चेयरमैन था पीपल्स पार्टी का। जी वो तो मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी खुद टिकट होल्डर था, पीपल्स पार्टी के वो टिकट होल्डर था, वो इलेक्शन नहीं जीता लेकिन टिकट होल्डर था वो MPA का, तो मुझे पता है इस फैमिली का। लेकिन ये जो आज मैंने पढ़ा है बिलावल साहब का भी कि वो उन्होंने कहा कि जी ये पीपल्स पार्टी को कहा कि पार्टी का, ये इस केस में नहीं है। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये लोकल एनिमिटी है, आपको पता भी चल जाएगा। उनकी हिस्ट्री भी देख लें, पीछे भी खुद ये जेल में थोड़ी देर हुई है, या फिर उसके बाद इनकी बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई जहाँ पुलिस वालों को इन्होंने मारा। और मैंने ये CCPO यही है, मैंने कहा कि जी वाकई ये बड़ा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर सुलह सफाई की तरफ बढ़ें, क्योंकि इस पुलिस पे कुछ अटैक हुआ था। ये समझते थे कि हम पे हमारे दुश्मनों ने अटैक कर दिया है, तो वो पुलिस वाले थे, तो इन्होंने पुलिस वालों को काफ़ी, उस पर शायद पुलिस वाला 1-2 मर्डर भी हो गए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हुआ था। अच्छा, आपको याद? तो ये नहीं मर्डर की बात, नहीं मर्डर की हद तक मुझे अब नहीं, लेकिन मैं शायद उसमें था, क्योंकि मैं खुद इसमें मैं उसके खिलाफ जो हमारे लोकल हैं वो सुन रहे होंगे, लेकिन मैंने खुद ये अमीन वैन साहब हैं, उनसे पूछ लें कितनी दफ़ा मैंने कहा है कि इसके लिए थोड़े से आप नरमी करें। शाजिया, मैं बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक बात है, मेरा तो वाक़या पेश आया है, और यकीनी तौर पर इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारा एक साथी और जो उनका रोल रहा है वो भी हमेशा याद रखेंगे, रहेगा। लेकिन जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इशारा दिया है या जो बात की है वो यकीनन बहुत गौर तलब है। और तनवीर साहब, आप जो भी कह रहे हैं, आप एक राय रखते हैं, आपकी अपनी राय है, लेकिन ये सिर्फ पंजाब के अंदर क्यों देखा जा रहा है? मतलब दुश्मनियां तो हर जगह लोगों की हो सकती हैं, लेकिन ये क्यों देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शौकत बसरा के साथ वाकया पेश आया, फिर ये वाकया पेश आया, अलावा इसके हम कहते हैं कि जी हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है, कोई जलसा करना है, पंजाब गवर्नमेंट उसकी इजाजत नहीं देती, पंजाब गवर्नमेंट और तमाम चीजों के लिए अरेंजमेंट्स कर सकती है, और अच्छी बात है, हुकूमत जिम्मेदार है, उसे करने चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज किसी और जमात की, अपोजिशन की जमात की, वो क्यों इनकरेज नहीं करने देते? वो क्यों उसकी अरेंजमेंट से अपने आप को बरी जिम्मा समझते हैं? तो देखिए, एक माहौल पंजाब के अंदर ये पैदा किया जा रहा है। मॉडल टाउन के वाकये के बाद क्या हुआ, किस तरह की उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, आज भी उसके लवाकिन जो है वो इंसाफ के लिए चीखो पुकार कर रहे हैं। तो ये रवैये पंजाब के अंदर ही क्यों हमें नजर आ रहे हैं? अपोजिशन तो पूरे पाकिस्तान में लोगों की एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल लेवल पर है, लेकिन पंजाब में ये माहौल जो है वो पनप रहा है, मजबूत हो रहा है, जहां आप अपनी पॉलिटिकल ऑपोजिशन की स्पेस कम कर रहे हैं। ये साजिश है। आपको तो पीटीआई को तो नहीं पंजाब में कोई शिकायत? देखिए, पंजाब हुकूमत जो है वो तशद्दुद तो इस्तेमाल करती है, लेकिन वो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसे नहीं कि इंडिविजुअली को टारगेट करके, जिस वक्त फैसलाबाद में हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, हक नवाज शहीद किया गया, वहां पर गोली चली, सबसे बड़ी मिसाल तो खैर मॉडल टाउन है, वैसी तो पाकिस्तान की तारीख में कम गुजरी होंगी, लेकिन अभी तक का जो कल्चर है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ऐसा नहीं है इंडिविजुअली टारगेट करके मरवाए जाएं लोग। मैं इस पे, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जानता कि क्या इसका बैकग्राउंड है, तो मैं कमेंट नहीं। चले, अच्छी बात है वैसे, लेकिन ये आप माहौल ऐसा है जो पंजाब गवर्नमेंट सीरियसली, आप जवाब जरूर दें, लेकिन कोई ऐसी बात करें। दूसरी साइड ले गए हैं कोई वो पॉलिटिकल एक्टिविटी की, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पंजाब में, मैं भी अखबार कभी कोई पढ़ता हूं, चेयरमैन यूनियन काउंसिल PMLN का मर्डर हो जाता है, वो लोकल मामला है, कोई और किसी जगह PMLN का मर्डर हो गया, लेकिन इसको इस एंगल से ना देखें। अगर एक्टिविटी की बात है तो वो एक और इशू है, उस पे अलग बात हो सकती है। देखिए, मेरा कहने का, मेरी गुजारिश सिर्फ ये आप सबसे कि सियासी इख्तलाफ जरूर करें, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ना ये गोलियां चलाना, मुक्के चलाना, बिल्कुल मीर साहब, इस पर मैं आपके साथ 100% एग्री करती हूँ। हमारे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जिन रूल्स को फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है, उन पर अमल कराना चेयर की जिम्मेदारी है, और अगर ये अमल दरामद होता रहेगा तो माहौल बेहतर होगा। पार्लियामेंट का इस्तेहकाक जो है, हम तो समझते हैं इससे पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। ये जो सब कुछ हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, इससे पार्लियामेंट
पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। अब बहैसियत पार्लियामेंटेरियन हमें अपनी तौहीन लगती है। आज तो आपने अपने लेकिन ही मीर एक साथी के बारे में भी कह दिया कि ये गद्दार था। मीर साहब वो तो चलो देखिए बात अब करें। एक शख्स की एक ऐसी हरकत जो सामने आई है जो सरासर झूठ पर मबनी नजर आ रही है और जिससे पाकिस्तान की एक इमेज जो है वो उसको एक अलग रुख देने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह के किसी भी कदम चलो को ये इस तरह के ये हम PMLN condemn करते हैं, हम ने, ये नून समझते लीग हैं ने कि नहीं कहा बिल्कुल हुसैन गलत हक्कानी गद्दार है, ये पीपल्स पार्टी लेकिन कह रही एक है। बात मैं बात पीपल्स करना पार्टी चाहता जो है ना हूँ। वो अब बढ़ के हर चीज की PM माफी भी मांगने में ये पहल जो करती है, इस देर नहीं वक्त करती। ये इस वक्त जो टाइम शुरू हुआ है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ है 2008 से, और ये 2013 का भी आपने पहले देखा कि पॉलिटिकल उस वक्त विक्टिमाइजेशन होती थी, जो एक दूसरे पे केसेस बांधते थे और जेलों में डाला जाता था। अब ये कल्चर नहीं रहा, अब ये सोच नहीं रही। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडरशिप है वो बिल्कुल वो इस चीज़ों से ऊपर चले गए हैं। आपने 2008 में भी देखा, 2013 का भी है। हर गवर्नमेंट चाहे वो केपी के में है या सिंध की है या पंजाब की है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अब माजिद के वैसे साथ अभी मेरा ख्याल है आपके साथ मैं एग्री नहीं जेल में नहीं डाल रहे, लेकिन अल्लाह के फजल से पिछले 3.5 साल में तकरीबन जितने भी बाई इलेक्शन हुए ना पंजाब के अंदर, उसमें हमारे हर कैंडिडेट के खिलाफ पर्चे कटे हुए। और आपको खुशी होगी खुशी तो नहीं, आपको अफसोस होगा ये सुन के कि आप इस वक्त एक पैनल में बैठे हुए जिसमें एक शख्स असद उमर जो है उसके खिलाफ आपकी हुकूमत ने FIR काटी हुई है, गद्दारी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, बगावत, 13 FIR। ये कब थी सर? ये 2014 जब इन्होंने अच्छा मेरी बात तो ये सारे मफरूरों को पकड़ तो रहे हैं, कितने अच्छे हैं पकड़ मेरी देखे ना, मेरी बात सुनो। मेहमान है बगैर किसी कन्विक्शन के, मेहमान बैठे एक मैं बात पॉलिटिकल मुझे नहीं है। बताएं, ये अभी असद साहब ने बात की है, मुझे ये बताएं कि मेरे इलाके में 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। एक नारंग हमारे नीचे, हमारा MP फौत हो गया था, वहाँ इनका कैंडिडेट था, सबका कैंडिडेट था, Q PPP सब इकट्ठे थे। कोई एक पर्चा कटा, कोई एक शिकायत। दूसरा ननकाने में जब ब्रिगेडियर जाज शाह साहब इनके कैंडिडेट, हाँ ठीक है, कोई बाई इलेक्शन में किसी किस्म का मैं आपको फेरिस्त पहुंचा दूंगा। नहीं, पिछले 3.5 साल की फेरिस्त। असद उमर साहब आपका इख्तिलाफ इनके साथ है, हुआ है जिसकी FIR दर्ज है लेकिन फिर भी एक्शन नहीं आपका हुआ। इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन आप ये अप्रिशिएट करें ना कि आप पे गद्दारी का मुकदमा है, आपको नहीं पकड़ते। मुशर्रफ साहब पे गद्दारी का मुकदमा है, उनको नहीं पकड़ते, उनको भी छोड़ दिया। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। वक्फे से पहले बात हो रही थी अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब का जिक्र आया, तो उनके एक हालिया आर्टिकल की वजह से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। ये जो उनका वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल है, इसमें उन्होंने कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं जिसको कि बहुत से लोग बहुत से रंग दे रहे हैं। मसलन उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कनेक्शंस बनाए थे अमेरिका में, These connections eventually enabled the United States to discover and eliminate bin Laden without depending on Pakistan's intelligence service or military. अच्छा, लेकिन इससे पहले जब एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था और फिर उसका एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन बना था, तो उसमें जो हुसैन हक्कानी साहब का स्टेटमेंट था एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन के सामने, उसमें तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी। और उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो अमेरिका के 72 फौजियों को जो वीज़े मिले थे वो मैंने जारी नहीं किए थे, बल्कि वो तो जो अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी का डिफेंस विंग था वो तो उसने जारी किए थे। तो उसमें तो वो उन्होंने वो जो डिफेंस अटैची था उस पर डाल दिया, लेकिन अब अपने आर्टिकल में वो क्रेडिट ले रहे हैं। तो हुसैन हक्कानी साहब से जरा इस पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन हक्कानी साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब। हुसैन हक्कानी साहब, सवाल मेरा आपसे यह है बड़ा सादा सा कि क्या ये जो वाशिंगटन पोस्ट में आपका आर्टिकल छपा है जिसने बहुत सी कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया है, ये आर्टिकल और जो आपका एबटाबाद कमीशन के सामने बयान था उसमें कंट्राडिक्शन नहीं है? नहीं, बिल्कुल कंट्राडिक्ट नहीं करता मीर साहब। असल में अगर आप मेरा मजमून पढ़ें तो बहुत सारी तफसीरें उसमें लोग शामिल कर रहे हैं। मजमून मेरा है इस बारे में कि अमरीकी इंतखाबात के दौरान जब रवाबित कायम होते हैं सफीरों के अमरीकी मुमकिना इंतजामिया के एहलकारों से, तो उसका उनके मुल्कों को किस तरह से फायदा पहुंच सकता है और अमेरिका को किस तरह फायदा पहुंच सकता है। उसमें मैंने एक मिसाल दी कि जो रवाबित मुझसे कायम हुए थे उसके नतीजे में अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जिनके नतीजे में बिन लादेन को वो हासिल करने में कामयाब हो गए। साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान को कोई नहीं था बिन लादेन के ऑपरेशन का। साफ साफ लिखा है कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने किसी ने नहीं की। 2-3 वाकयाती बातें ऐसी कही हैं
कि जिनको लोगों ने इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। मसलन मैंने ये कहा है कि अमेरिकी उस वक्त सिविलियन काम पर ज्यादा एतमाद करने को तैयार थे, फौजी और इंटेलिजेंस एजेंसियों पर कम एतमाद करते थे। वो पाकिस्तान में मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि बहुत से अमेरिकनों को वीजे दे दिए मैंने और इन लोगों ने बिन लादेन के मामले में इक़दाम करने में खुफिया तौर पर काम किया, और ये इल्जाम मुझ पर लगाया जाता है। हालांकि मैंने कोई काम अपने इख्तियारात और आईनी और कानूनी इख्तियारात जो मुझे सिविलियन मुंतखब हुकूमत की जानिब से हासिल थे उनके खिलाफ वर्जी के तौर पर नहीं किया। अब इसकी जो शरह की जा रही है बदकिस्मती से, और फिर पहले शरह की जाती है, फिर शरह की बुनियाद पर मुझे गाली दी जाती है। हालांकि कोई नई बात नहीं कही मैंने। इसमें आप एबटाबाद कमीशन के जो अरकान है उनसे पूछ लें, और जो मेरा बयान है एबटाबाद कमीशन वाला वो न्यूज अखबार में पूरा उसका मतन भी छपा था, आप उसमें देख लें, उसमें भी मैंने यही कहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अमेरिकन जो पाकिस्तान आए थे इमदादी पैकेज वगैरह के हवाले से, उन सबके वीजाज के इजरा के अंदर तमाम प्रोसीजर्स फॉलो किए गए, लेकिन अमेरिकनों ने उसका फायदा उठाया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने कोई नई बात नहीं की, लेकिन अब बहुत से लोग जो हैं वो नए नए सवाल तो उठा रहे हैं। मसलन आज कुछ जो तजिया निगार हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, वो सोशल मीडिया पे उन्होंने कोई चीज़ देखी उसका हवाला दे रहे थे, उसको इम्तियाज़ आलम साहब भी एंडोर्स कर रहे थे। कहना उनका ये था कि जो आपका आर्टिकल है वॉशिंगटन पोस्ट में, ये दरअसल आप जो ट्रंप इंतज़ामिया है उससे किसी एक नई नौकरी की भीख मांग रहे हैं, ये आपकी जॉब एप्लीकेशन है। मैंने अपने किरदार का मुजाहरा कर दिया है। गुज़िश्ता कई सालों में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ। दूसरी बात यह कि मैं अभी तक तो पाकिस्तान का शहरी हूँ, ना मेरे पास अमरीकी शहरियत है कि मुझे अमेरिका में कोई नौकरी मिले। और अगर मुझे नौकरी लेनी होगी ना हामिद मीर साहब, तो ये मैं आपको बता दूं, ये इम्तियाज आलम साहब को भी मेरी तरफ से बता दीजिए और बाबर सत्तार साहब को भी, कि मेरे अंदर इतनी जुर्रत है कि मैं खुल के कहूँ कि मुझे नौकरी चाहिए और मुझे फला नौकरी चाहिए और मैं वो लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब। राना तनवीर साहब, क्या इस मसले को हमें मजीद डिस्कस करना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि हुसैन हक्कानी साहब का जो पास्ट है, जिस तरह के उनके मामला चलते रहे हैं, हमेशा वो कंट्रोवर्शियल और कोई उनका पास्ट आपसे भी वाबस्ता रहा है, इनसे भी वाबस्ता और रहा है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी बात चीज़ें ऐसी थी जैसे कम से कम मुझे तो इख्तलाफ होता था, बहुत सारे ऐसे मामला थे, लेकिन वो एक पॉलिटिकल मामला थे, कोई स्टेट के मामला चले हमें उसको डिस्कस नहीं करना। लेकिन मेरा ख्याल है ये इतना आप एक उन्होंने बैठे कर रहे हैं, वहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये कोई डिस्कस करने वाली इग्नोर बात कर दें नहीं फिर है। इसको। जहाँ तक क्योंकि आजकल उनका तल्लक पीपल्स पार्टी के साथ था रहा है, तो पीपल्स पार्टी ने आज उसको डिसोन किया है और बल्कि बड़ा जाके कहा कि हमारा कोई इनके साथ वास्ता नहीं है। डिसोन कर दिया तो फिर हम भी उनको ताज्जुब से पता नहीं क्यों हो रहा है हुसैन हक्कानी साहब को, क्योंकि जो उन्होंने बात लिखी है वो लिखी ऐसी है कि उन्होंने अपनी जात की जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसको जोड़ दिया है उसामा बिन लादेन के मन। ये तो उन्होंने खुद कहा है, किसी और ने तो नहीं उन पे इल्जाम लगाया। तो कंट्रोवर्सी तो उन्होंने खुद खड़ी की है। चले, लेकिन जो होना था वो चले गए, वो अमेरिका बैठे। चले, कोई नहीं, छोड़ देते हैं इसको। आपका तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाह रहा हूँ। एक अच्छी डेवलपमेंट इस्लामाबाद में आज हुई, और वो एक ऐसी खबर है जिससे कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ज़हनी कचरा जो है वो साफ़ भी हो रहा है और कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। आज इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि सूद के ख़िलाफ़ लोगों को मुत्तहिद किया जाए, लेकिन इसकी अच्छी बात यह थी कि इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा कराम हैं वो इकट्ठे थे। सिराजुल हक साहब के एक तरफ मौलाना समीउल हक साहब बैठे थे, दूसरी तरफ जनाब साजिद नकवी साहब बैठे थे, और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकट्ठे थे। तो अगर ये उलमा कराम जो हैं ये सूद के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो सकते हैं, ये नमूसे रसालत के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो दीगर मामलात पे भी इनको इकट्ठे होना चाहिए। इनको दहशतगर्दी के मसले का हल निकालने के लिए भी इकट्ठा होना चाहिए, और इनको जो दीगर मामलात हैं जिनका ताल्लुक ख़वातीन के हकूक़ के साथ है, इसका ताल्लुक बच्चों के हकूक़ के साथ है, उसमें भी इनको इकट्ठा होना चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग इकट्ठे होंगे तो इनके इकट्ठे होने से वो कचरा और गलाजत भी ख़त्म हो सकती है जो बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में भरी हुई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।